नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 13 जून 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। इससे पहले कि देखो मैं आपको बताऊं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले देखो कल ना मैंने एक इशू रेज किया था। यूपीएससी देखो आंसर कीज में ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। पिछले साल की जो आंसर कीज थी 2024 की, वो यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम के एग्जाम से 4 दिन पहले रिलीज़ की और उसमें भी 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए और कुछ आंसर्स में भी गलतियां थी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट किसके बिहाफ से प्रेजेंट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें भी यूपीएससी ने आंसर्स में गलत दी हैं। तो देखो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि यूपीएससी ना आंसर कीज अभी रिलीज करें, बाद में नहीं, 1 साल बाद नहीं। तो डिसाइड ये हुआ था कि आज हमने 11 AM पे ट्विटर पे एक कैंपेन चलाएंगे, #UPSC रिफॉर्म के साथ में। फिर आप ट्वीट में जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन इन हैशटैग्स का आप इस्तेमाल करो। कम से कम देखो हमारे बस में जो है अभी वो फ़िलहाल हम करते हैं, एक कोर्ट केस भी पेंडिंग है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। लेकिन फ़िलहाल देखो हमें हमारे राइट्स के लिए ना एकजुट होना होगा। कम से कम पता तो लगे यूपीएससी को कि जनता जागरूक हो रही है, एस्पायरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, लल्लू नहीं है कहीं आप सोचो। तो आपके पास में टाइम हो, बल्कि मैं तो बोलूँगा 5 मिनट तो देखो निकाल ही सकते हो। 5-10 मिनट ट्विटर पे कैंपेन में ज़रूर हिस्सा लीजिए, कई सारे ट्वीट्स कीजिए। और अब बताऊँ मैं आपको कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे देखो अर्बनाइजेशन वाला आर्टिकल है, ट्रैम्स की तारीफ़ की जाती है कि ई बस इस काम की नहीं है, ट्रैम्स चलाओ। फिर नेक्स्ट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आर्टिकल है, कैसे चाइल्ड लेबर ख़त्म किया जा सकता है। वेलपुर स्टोरी से बताया जाता है। वेलपुर एक तहसील है तेलंगाना में, वहाँ पे मूवमेंट चली थी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, सफल साबित हुई, तो उसे इम्प्लीमेंट करना है बाकी जगह। फिर लास्ट आर्टिकल मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित है। आज देखो एथिक्स हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे एथिक्स को। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो अर्बनाइजेशन से संबंधित है और जीएस पेपर 1 सोसाइटी में जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक है ना, वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर ना बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये आप आंसर में यूज़ कर सकते हो कि अर्बनाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ भाई सिटीज़ एक्सपेंड कर रहे हैं, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये अर्बनाइजेशन है। नहीं, इवन देखो अर्बनाइजेशन में ना प्रोडक्टिविटी का भी शिफ्ट देखने को मिलता है। लोग गांव में क्या काम करते हैं, ज़्यादातर लोग तो गांव में एग्रीकल्चर करते हैं या फिर दूसरे भी जो काम है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले नहीं होते ना गांव में। लेकिन अगर लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, सिटी से मतलब विलेज से सिटी की तरफ आते हैं, तो सिटी में जाके वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, यानी प्रोडक्टिविटी शिफ्ट होगी। और एक आंकड़े के अनुसार अर्बन पॉपुलेशन अगर 1% बढ़ती है ना, तो देश की जीडीपी भी 1.1% से बढ़ जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और हमने जो ब्लूप्रिंट अपनाया है ना विकसित भारत 2047 का, कि 2047 से पहले हमें डेवलप होना है, उसमें देखो अर्बन इंडिया को ना ग्रोथ इंजन माना गया है कि इंडिया और ज़्यादा अर्बनाइज्ड होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ग्रो करेगा। 2060 तक देखो, 2060 आते आते 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रह रही होगी। बट देखो इतना तेज़ी से लोग शहरों में जाएंगे, अर्बनाइजेशन होगा, क्या शहर इसके लिए तैयार हैं? मतलब शहरों में उनके लिए घर, स्कूल, हॉस्पिटल और सबसे ज़रूरी वो ट्रैवल कैसे करेंगे सिटीज़ में। हमारी सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आपको भी पता है कितना बुरा हाल है। कई बार एक इशू ये भी आता है, मान लीजिए ये सिटी है, दिल्ली है, अब बीच में है कनॉट प्लेस, सीपी के आसपास मान लीजिए काम वाले एरिया हैं। अब देखो बाहरी इलाकों से ना सेंट्रल दिल्ली की तरफ लोग आते हैं। जैसे जैसे देखो दिल्ली एक्सपेंड होगा और ज़्यादा एक्सपेंड होगा मान लीजिए, तो आउटर दिल्ली के लोगों का बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली तक आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से ऑफिस वाले एरिया में आना धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना तेज़ी से सिटी का आउटर एरिया बढ़ेगा। इसके बाद राइटर बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। देखो स्मार्ट सिटी मतलब ऐसी सिटीज़ सरकार के द्वारा
इन्विजन की गई, इसके लिए स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में कि देश में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे हम। स्मार्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी जहाँ पे हर फैसिलिटी पास पास हो, कम डिस्टेंस हो, कम ट्रैफिक हो। लेकिन रियलिटी क्या है? देखो, हमारी जो नई स्मार्ट सिटीज़ है ना, अब तक फुली फंक्शनल भी नहीं हुई हैं। जो सरकार ने सोचा था, ऑलमोस्ट 10 साल बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने सोचा था स्मार्ट सिटी में सब कुछ स्मार्ट ढंग से चलेगा, लेकिन नहीं, सारे जो प्लान्स हैं वो अभी पेपर में हैं। और जो हमारे टीयर 1 सिटीज़ हैं ना, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, ये बल्कि और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। इनके ऊपर लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पे। जैसे बेंगलुरु शहर है, कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत पुअर है। और देखो, सरकार को भी ना इस चीज़ का पता है, इसीलिए इस साल के बजट में सरकार ने कुछ अच्छी ट्रांजिट स्कीम्स लॉन्च की। जैसे एक है PM ई बस सेवा। इसमें क्या होगा, 10,000 नई अर्बन बसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी। फिर है PM ई ड्राइव स्कीम। PM ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत टारगेट ये है 14,000 ई बसेस चलाई जाएं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बसेस। 1,10,000 ई रिक्शा चलाने का लक्ष्य है। इसके अलावा ई ट्रक, ई एम्बुलेंस, ये सारे व्हीकल्स भी चलाने का लक्ष्य है PM ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत। लेकिन देखो, रियलिटी चेक अगर हम करें, इंडिया को चाहिए कितनी बसेस? 2 लाख। हमने लक्ष्य इतना छोटा रखा है, और एक्चुअल में अभी सिर्फ 35,000 ई बस चल रही हैं। अभी सिर्फ 35,000 ई बस अभी चल रही हैं। तो ये तो बेसिक डिमांड का 20% भी नहीं हुआ। एक चीज़ देखो अच्छी ये है, अलग अलग सिटीज़ में ना मेट्रोज एक्सपेंड हो रही हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो ने बहुत बढ़िया अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर लिया है, और अलग अलग सिटीज़ में मेट्रो आ रही हैं। इवन लखनऊ में गया था, वहाँ पे भी बढ़िया मेट्रो हैं, पुणे में भी है। मतलब जितनी सिटीज़ में मेरा जाना हुआ, बढ़िया बढ़िया मेट्रो आ रही हैं हर जगह पे। लेकिन राइटर बोलते हैं मेट्रोज का जाल तो देखो एक्सपेंड हो रहा है, बट दिक्कत फंड की है। यहाँ पे मेट्रोज को ना एक दिक्कत आ रही है रेवेन्यू रिकवरी की। मतलब ज़्यादातर जो मेट्रोज है ना, वो अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रही हैं। प्रोजेक्ट के टाइम पे जो राइडरशिप दिखाई गई थी कि हाँ भाई, इंदौर में पता नहीं मुझे मेट्रो है या नहीं है, मतलब एग्जांपल मान लीजिए कि हाँ भाई, मेट्रो जब बनेगी तो इतनी राइडरशिप आएगी, इतने लोग ट्रैवल करेंगे। वो मैच नहीं होती है। वो मैच इसलिए नहीं होती है, कई बार ना मेट्रो का किराया ज़्यादा होता है। फेयर सेंसिटिविटी के कारण लोग ना मेट्रो में कम ट्रैवल करते हैं, बसों में ज़्यादा ट्रैवल कई बार कर लेते हैं। तो राइटर बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ द स्केल पे खेलो ना, थोड़ा फेयर ठीक रखो। ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हो? फिर कई बार लोग मेट्रो से इसलिए भी सफ़र नहीं करते कि हाँ भाई, मेट्रो जहाँ तक छोड़ेगी उसके बाद ऑटो लेना पड़ेगा, किराया बढ़ जाएगा। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू आता है। इसके बाद राइटर इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं सब्सिडी से संबंधित। देखो, चाइना में, ब्राज़ील में 50% से ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, वो मास ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। जबकि साउथ कोरिया में ये आंकड़ा 80% है कि 80% अर्बन पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे ना किराया सब्सिडाइज्ड है, किराया कम लिया जाता है लोगों से। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है शहरों में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। इस वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इवन देखो, US, यूरोप, जापान, इन देशों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना बहुत ज़्यादा हैविली सब्सिडाइज्ड है। वहाँ सरकारें हर साल करोड़ों डॉलर खर्च कर डालती हैं सिर्फ इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो किराया है वो सस्ता रहे। लेकिन देखो, भारत सरकार इतनी अमीर नहीं है अभी कि हर साल इतनी इतनी सब्सिडी दे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हमें चाहिए सस्टेनेबल और फाइनेंशियली वायबल सॉल्यूशन। वो क्या हो सकता है? मतलब कौन सा सॉल्यूशन हमें चाहिए जो सस्टेनेबल भी हो और फाइनेंशियली वायबल भी हो? तो वो है, देखो, बसेस, ट्राम्स और ट्रॉली बसेस। बस सिस्टम देखो अभी भी इंडिया का ना बैकबोन है अर्बन मोबिलिटी के लिए। मतलब शहरों में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, अभी भी बसेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इवन बजट 2025 में बस सिस्टम को सपोर्ट भी किया गया है। लेकिन देखो,
ई बसेस की तरफ शिफ्ट में ना एक दिक्कत है, ई बसेस थोड़ी महंगी होती हैं, फिर किराया भी महंगा रखना पड़ता है, इवन ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है, और बैटरी रिप्लेस करनी पड़ जाए तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा महंगा पड़ता है, लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ई बसेस में ना प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, क्योंकि रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आते। यहाँ पे एक इग्नोर्ड ऑप्शन आता है ट्राम्स और ट्रॉली बसेस। ट्रैम्स क्या है? ट्रैम्स देखो इस प्रकार से जो पहले दिल्ली में चलते थे, कोलकाता में अभी भी चलते हैं ना, जो लोग कोलकाता से हैं, कोलकाता में अभी भी ट्राम शायद चलते हैं, भारत के दूसरे हिस्सों में अभी नहीं चलते हैं, लेकिन लंदन जैसी सिटीज़ में, बाहर कई सारी फॉरेन सिटीज़ में ये ट्रैम्स और जो ट्रॉली बसेस हैं ये चलती हैं। राइटर बोलते हैं ये जो ट्रैम्स है ना, इनका देखो कॉस्ट बेनिफिट ना सबसे बढ़िया है, मतलब लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस अगर इनका करें ना तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होते हैं ये ट्रैम्स, सबसे बढ़िया ऑप्शन। ये देखो एक तो एमिशन बहुत कम करते हैं, मेंटेनेंस इनकी बहुत लो होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, स्केलेबल हैं, मतलब पूरा नेटवर्क बिछाया जा सकता है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलते हैं, और 45% प्रॉफिट है 70 ईयर्स के लाइफ साइकिल में। जबकि ई बसेस से कंपेयर करें तो 82% लॉस है 70 ईयर के लाइफ साइकिल में। बैटरी कॉस्ट ज़्यादा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा, इवन सब्सिडी के साथ भी प्रॉफिटेबल नहीं है, समझ गए? तो ये जो ट्रॉली बसेस है ना, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी मॉडरेट है, मतलब ई बसेस से थोड़ा ठीक है, लेकिन लॉस तो इनका भी है। ट्रैम्स सबसे बेहतर ऑप्शन है राइटर के अनुसार। ये जो ट्रैम्स हैं इनको चलाना चाहिए ज़्यादा। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो क्या मतलब सिर्फ हमें फैंसी दिखता है इसलिए हम ई बसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर सच में ये जो ई बसेस हैं फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली बेस्ट हैं? नहीं, बेस्ट नहीं है ई बसेस, लॉस होता है और सस्टेनेबल नहीं है। एक लेवल के बाद सब्सिडी के साथ भी अगर कोई चीज़ सस्टेनेबल नहीं है तो फिर वो उसे स्केल नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा नहीं लाया जा सकता। ये जो ट्राम्स है ना, ये बेशक देखो पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सस्टेनेबल हैं, स्मार्ट हैं, और इनको बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। राइटर बोलते हैं यूरोप के बहुत सारे शहरों में, जैसे ज्यूरिक, एम्स्टर्डम और वियना, सब शहर जो हैं ये ट्रैम सिस्टम को फिर से रिवाइव कर चुके हैं। इन्हें समझ में आ गया ट्रैम ही सबसे बेस्ट है। इंडिया भी देखो कोच्चि में ना, केरला राज्य जो है ना, कोच्चि में ट्रैम्स के लिए अलग से जो लेन है वो डिक्लेयर करने की सोच रहा है। अगर ये हो जाता है तो फिर देखो ये गेम चेंजर होगा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं अगर देखो हम 2047 से पहले भारत को विकसित बनाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि मोबिलिटी भी इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें आसानी से, कम फेयर के साथ, ये पॉसिबल होना चाहिए। तो ट्रैम जैसे जो मॉडल हैं वो इन्वायरमेंटली क्लीन है, फाइनेंशियली वायबल है क्योंकि लॉस नहीं होता, स्केलेबल है, फेयर भी इनका कम होता है। तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ट्रैम्स। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अर्बन मोबिलिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मैटरनिटी बेनिफिट्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। मैटरनिटी लीव के बारे में आपने सुना होगा। जब देखो एक वर्किंग वूमन माँ बनने वाली होती है ना, तो उसे ना कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी चाहिए होती है और उसे ही बोलते हैं मैटरनिटी लीव। अब ये जो छुट्टी है ना, अब कायदे से पेड होनी चाहिए और वो भी जॉब सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी कोई हॉलीडे तो है नहीं, ये बायोलॉजिकल, फिजिकल और इमोशनल ट्रांजिशन है। मतलब नेचर का रूल है, नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बच्चे जो हैं वुमेन के द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो ये जो लीव होती है ना, मैटरनिटी लीव, ये कोई कंफर्ट के लिए नहीं होती है, ये महिलाओं का एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। अभी ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 23 मई 2025 को, जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। केस क्या था? एक स्कूल टीचर को ना
तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लीव मना कर दी गई थी। ये बोला गया था आपका तीसरा बच्चा है तो हम मैटरनिटी लीव नहीं देंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे सही माना, बट सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये बोला ये जो मैटरनिटी लीव है ना, ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स का पार्ट है। मतलब आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ आता है ना, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आता है, तो उसका पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ प्राइवेट लाइफ का पार्ट है, नहीं, ये महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब ना आर्टिकल में थोड़ी सी ना हिस्ट्री बताई जाती है मैटरनिटी लीव और मैटरनिटी बेनिफिट की। ये जो मैटरनिटी लीव वाला कंसेप्ट है ना, ये कब स्टार्ट हुआ? ये देखो 1880s में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले यूरोप के देश जैसे जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पे मैटरनिटी लीव देने का कल्चर स्टार्ट हुआ था। मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि उस समय ना पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन कर रही थी, तो इस वजह से इन देशों ने सोचा कि यार मैटरनिटी लीव देते हैं ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा हों और माँ की और चाइल्ड की हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। फिर देखो 1919 में ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक कन्वेंशन बनाया जिसका नाम था मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जिसमें यह बोला गया कि हर एक महिला को जो माँ बनने वाली है 12 हफ्तों की पेड लीव दी जाए, फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए, जॉब गारंटी दी जाए कि जो वापस आओगे तो जॉब से निकाला नहीं जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग ब्रेक्स भी दिए जाएं, मतलब काम के दौरान वो अपना ख्याल रख सकें, इसके लिए नर्सिंग ब्रेक्स भी दिए जाएं। तो ये कन्वेंशन आई थी ILO की, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1919 में आई थी, जिसमें ये सारे प्रोविजंस किए गए थे। अब देखो ILO का डेटा ये कहता है 120 से ज़्यादा देशों ने इस कन्वेंशन का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर अडोप्ट किया है। कई देशों ने पूरी कन्वेंशन को अडोप्ट नहीं किया, कुछ देशों ने थोड़े पार्ट को अडोप्ट किया है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट को जरूर अडोप्ट किया है। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की कहानी क्या है? देखो इंडिया में ना 1929 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? अंबेडकर जी, जोशी जी और MK दीक्षित जी, इनके द्वारा बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1929 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था मैटरनिटी लीव से संबंधित। और कंटेक्स्ट देखो ये था, बॉम्बे की एक टेक्सटाइल मिल में ना जो मिल ओनर्स थे वो पेड लीव देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम नहीं देंगे, आनाकानी कर रहे थे। तो उसके जवाब में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल पास किया गया था मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित। बाद में देखो 1934 से लेकर 1944 के बीच में कई सारे राज्यों की स्टेट काउंसिल्स में ये बिल पास हुए, जैसे मद्रास, यूपी, बंगाल, असम, सब ने अपने अपने राज्यों में इस प्रकार के कानून पास किए। फिर फाइनली आज़ादी के बाद 1961 में फाइनली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 में आया, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या थे? बेसिक प्रोविजंस, सबसे पहली चीज़ ये देखो, हर वो शॉप, फैक्ट्री, माइन और ऑफिस में एप्लीकेबल था जहां पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। और इस 1961 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रोविज़न क्या किया गया था? 12 हफ्तों की पेड लीव, और काम से नहीं निकाला जा सकता लीव के दौरान। जब तक महिला, मतलब जो माँ बनने वाली हैं, वो छुट्टी पर है, उनको काम से नहीं निकाला जा सकता। और प्रेगनेंसी के दौरान भारी जो काम है वो अलाउड नहीं है, ये भी प्रोविज़न किया गया इस 1961 के एक्ट में। फिर पोस्ट डिलीवरी नर्सिंग ब्रेक्स को अलाउ किया गया, मतलब डिलीवरी के बाद कोई मदर फिर से ज्वाइन करती हैं तो उनको अपनी केयर करने के लिए ब्रेक्स अलाउ किए गए। तो ये सारी चीज़ें थीं। फिर देखो फाइनली आता है 2017 में एक एक्ट, इसी 1961 के एक्ट को अमेंड किया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के एक्ट को अमेंड करके 2017 में फिर से एक एक्ट आया। इसमें ना पेड लीव के नंबर को बढ़ा दिया गया। पहले 1961 के एक्ट में सिर्फ 12 हफ्तों की जो पेड लीव है वो अलाउ की गई थी, लेकिन 2017 में जब अमेंडमेंट हुई तो मैटरनिटी लीव को बढ़ा के 26 वीक्स
कर दिया गया। और जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, वहाँ पे बच्चों के लिए जो क्रैश वगैरह नहीं होता, वो मैंडेटरी कर दिया गया, जहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जा सके। क्या बोलते हैं, क्रैश बोलते हैं, क्रैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, जो बच्चों के केयर के लिए होता है। और महिलाएं दिन में क्रैच में विजिट कर सकती हैं। एम्प्लॉयर्स को ज्वाइनिंग के वक्त मैटरनिटी बेनिफिट बताना होगा, मतलब एम्प्लॉयज़ को बताना होगा कि ये मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान। और तो ये जो हमारा 2017 का एक्ट है ना, ये 2000 की ILO मैटरनिटी बेनिफिट कन्वेंशन को फॉलो करता है। जो भी रिक्वायरमेंट है इस कन्वेंशन में, उनको फुलफिल किया जाता है हमारे 2017 के एक्ट के द्वारा। लेकिन ये सारा तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम है? ग्राउंड पे देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, 90% जो महिलाएं हैं, 90% महिलाएं तो काम करती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। और ये एक्ट सिर्फ अप्लाई होता है फॉर्मल सेक्टर पे। अवेयरनेस भी महिलाओं में काफ़ी कम है। एम्प्लॉयर्स कई बार साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, जो कुछ करना है कर लो। तो फिर कोर्ट में जाना भी तो आसान नहीं है ना महिलाओं के लिए कि हाँ भाई कोर्ट में जाके इन्फोर्स करवाएं। क्रैच फैसिलिटी भी सिर्फ पेपर्स में है, सिर्फ प्रोविज़न कर दिया गया है। जहाँ पे 50+ एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, सिर्फ पेपर्स में है। और माँ बनने के बाद में एम्प्लॉयर की मर्जी पे डिपेंड करता है कि महिला को क्या काम दिया जाए। कई बार हल्का काम दिया नहीं जाता है, समझ गए। तो ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है 2022-23 का। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ही सिर्फ 37%। और ऑक्सफैम डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ये कहती है, ये अगले पेज पे है देखो, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। ये कहती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ही 98% जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप आता है। मतलब कम महिलाएं काम करती हैं, ज़्यादा पुरुष काम करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है, अलग अलग ढंग से बिहेव किया जाता है पुरुषों के साथ में और महिलाओं के साथ में। और नेक्स्ट चीज़ राइटर ये बोलते हैं, देखो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं ना, वो कहाँ पे काम करती हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, डोमेस्टिक वर्क या फिर एग्रीकल्चर में। इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कोई भी मैटरनिटी प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलता है। मतलब आप देख लीजिए। और आप दूर क्यों जाओ, आप अपने आप से पूछ के देखिए, आपके घर में जो दीदी काम करती हैं या सफाई करती हैं, क्या आप उनको पेड मैटरनिटी लीव देते हो? नहीं देते। इनफॉर्मल सेक्टर में देने का कंसेप्ट है ही नहीं। तो 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था, डीयू ने ना मैटरनिटी लीव के दौरान एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को हटा दिया था। तो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंड लिया और डीयू को बोला, आपने जो किया है ना, ये इनह्यूमन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बच्चे के जन्म की वजह से एक महिला का करियर नहीं खत्म हो सकता, समझ गए। फिर थोड़ा ना ग्लोबल कंपैरिजन्स किए जाते हैं राइटर के द्वारा कि दूसरे देशों में क्या होता है। जैसे स्वीडन का एग्जांपल लिया जाता है। 1974 में ना स्वीडन पहला ऐसा देश बना जिसने जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव का कंसेप्ट अडॉप्ट किया। मतलब लीव दोनों लेंगे, पुरुष भी ले सकते हैं और महिलाएं भी ले सकती हैं। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। फिर देखो नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, यहां भी 1 साल के लिए पेरेंटल लीव का कंसेप्ट है इन 3 देशों में। कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। इसके अलावा देखो यूएस और नाउरू, टोंगा, ये कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पेड फैमिली लीव का कंसेप्ट है ही नहीं। इंडिया में भी पैटर्निटी लीव के लिए अभी कानून नहीं है। इंडिया में अभी फादर लीव ले बच्चे के लिए ऐसा कोई कानून है नहीं। और इवन इंडिया में ना फादर का भी रोल है केयर गिविंग का, इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है कानून में। तो इस वजह से ना जो ट्रेडिशनल सोच है ना कि महिलाएं बच्चा पालेंगी और पुरुष बाहर जाके काम करेंगे, वो ट्रेडिशनल सोच समाज में बल्कि और गहराई से इस्टाब्लिश हो जाती है। और लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी का इशू है, ये इकोनॉमिक
इंक्लूजन का इशू है और सोशल जस्टिस का भी इशू है। जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान सेफ और सिक्योर फील करती हैं ना, तो उनका देखो पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ता है। समझ गए? तो राइटर रेकमेंड करते हैं आप मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, इससे महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मतलब बच्चों की ठीक से देखभाल होगी पेट में, तो डिलीवरी के दौरान कम बच्चों की डेथ होगी, बच्चे ज़्यादा हेल्दी पैदा होंगे और पेरेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में ये भी बोला जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी इसका कवरेज होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्चुअल वुमेन वर्कर्स हैं उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट्स का अधिकार मिलना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो चाइल्ड लेबर के बारे में है। आपने जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हर साल 12 जून का जो दिन है ना, वो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का मकसद होता है दुनिया भर का जो ध्यान है वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ आकर्षित करना। और इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को लीड कौन करता है? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इवन देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट नंबर 8.7 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर को ना 2025 से पहले पूरी तरह से ख़त्म करो, हर एक फॉर्म में। लेकिन देखो अफसोस की बात यह है, ग्राउंड रियलिटी ना आज के समय में बिल्कुल अलग है। थोड़ा डेटा देखिए। दुनिया भर में ना 160 जो मिलियन बच्चे हैं ना अभी भी काम कर रहे हैं। हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर में है। अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, ये वो रीजन्स हैं जहां पे देखो चाइल्ड लेबर का बर्डन सबसे ज़्यादा है। इवन देखो कोविड-19 के बाद ना, कोविड-19 की महामारी के बाद हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। क्यों? स्कूल्स बंद हो गए महामारी के दौरान, पेरेंट्स की नौकरी चली गई, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, उन्होंने काम पर जाना स्टार्ट कर दिया। कई पेरेंट्स को मजबूरीवश अपने बच्चों को काम में लगाना पड़ा। लेकिन देखो इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी में काम स्टार्ट किया, लेकिन वो कभी स्कूल लौटे नहीं, कभी वो स्कूल नहीं लौटे। अब देखो सेंसस 2011 का थोड़ा डेटा है। सेंसस 2011 का डेटा ये कहता है 5 से 14 साल के एज ग्रुप में ना ऑलमोस्ट 44 लैक्स जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। कितने? 43.53 लैक्स। सेक्टर्स जैसे देखो बीड़ी बनाना, कारपेट बनाना, कारपेट की वीविंग करना, पटाखे बनाना, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ना, कारपेट की वीविंग, पटाखे बनाना, बीड़ी बनाना, ये ना चाइल्ड लेबर के हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ पे चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और रीजन्स आपको पता है, रीजन्स हैं गरीबी, रीजन्स हैं इलिटरेसी, रीजन्स हैं स्कूल के एक्सेस की कमी। ये रीजन्स है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर होता है। ऐसा नहीं है कि देखो कानून नहीं है, इंडिया में ना बहुत सारे कानून हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। जैसे देखो 1986 में एक एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसे CLPRA एक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद एक साल बाद 1987 में पॉलिसी भी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर। फिर देखो 2016 में अमेंडमेंट हुआ। 2016 में अमेंडमेंट में ये बोला गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट में कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो काम कर ही नहीं सकते, और 14 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं उनको हजार्डस काम नहीं दिया जा सकता, मतलब मुश्किल वाला काम नहीं दिया जा सकता जिसमें उनको रिस्क हो। ये बोल दिया गया 2016 के अमेंडमेंट एक्ट में। फिर देखो 2009 में एक्ट भी आया था जो हमने डिस्कस किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। अभी ना एक केस स्टडी शेयर की जाती है आर्टिकल में। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में वेलपुर मंडल नाम की एक तहसील है, मतलब अभी तो तेलंगाना में आती है ये तहसील, पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करती थी। पहले आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था ना, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, अलग तो 2014 में हुआ। आज के समय में ये तहसील आती है तेलंगाना में। 2001 में ना जब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था,
यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट देखो ये था, हर एक बच्चा स्कूल में होगा और कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं करेगा। 100 दिन का इंटेंस कैंपेन चलाया गया था। और फिर देखो 2 अक्टूबर 2001 को ना, 2 अक्टूबर 2001 को ये जो जगह थी ना, तहसील थी वेलपुर, पूरी तरह से चाइल्ड लेबर फ्री मंडल डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? चाइल्ड लेबर फ्री मंडल। अब देखो 24 साल हो गए उस मूवमेंट को जो वेलपुर में चली थी। आज भी 100% स्कूल रिटेंशन है वहां पे, कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर में नहीं है। तो 20 साल पहले, मतलब 24 साल पहले जो मूवमेंट चली थी 100 दिनों के लिए, उसका इंपैक्ट आज भी उस वेलपुर मंडल में देखने को मिल रहा है। शुरुआत देखो आसान नहीं थी। शुरुआत में यहाँ पे जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, कम्युनिटी का रेसिस्टेंस भी आया, बहुत सारी अफवाहें फैली कि एनजीओ वाले बच्चे किडनैप करके किडनीज निकाल रहे हैं, जबकि वो एनजीओ वाले वो स्कूल में दाखिला करवा रहे थे। बहुत सारी उस समय वेलपुर मंडल में डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई, और धीरे धीरे देखो लोग ये समझने लगे कि ये जो मूवमेंट चल रही है कि हाँ हर एक बच्चा स्कूल में होगा, ये उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए है। इवन एम्प्लॉयर्स ने बच्चों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ पे काम मत करिए, स्कूल जाइए। और बच्चों ने भी देखो आइडेंटिफाई किया कि ये उन्हीं के फायदे के लिए है। तो जो मूवमेंट चली ना, बहुत फायदा हुआ। तो ऐसी ही मूवमेंट देखो हर एक जगह पे चलाई जा सकती है, अगर देखो कम्युनिटी खुद आगे निकल के आए ना कि हम चाइल्ड लेबर होने ही नहीं देंगे, तब इसे हम खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। क्योंकि देखो जब भी कोई कोज, कोई गोल, जन भागीदारी अगर उसमें हो जाती है ना, तो फिर उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो एक अच्छी बात, जब वेलपुर में ये मूवमेंट चली ना, उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कलेक्टर, सरपंच, इन सब ने एमओयू साइन किया कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, अच्छे टीचर्स दिए जाएंगे। तो पहली बार हुआ कि पब्लिक ऑफिशियल्स, लोकल गवर्नेंस, सिटीजन्स सब एक साथ आए, और रिजल्ट क्या हुआ? चाइल्ड लेबर खत्म हो गई, हर एक बच्चा स्कूल में। तो कंक्लूजन देखो इस आर्टिकल से यही निकलता है, जो भी सोशल इश्यूज है ना, सोशल इश्यूज का सॉल्यूशन तभी निकलता है जब वो लोगों का आंदोलन बन जाता है। टॉप डाउन पॉलिसी से ग्राउंड लेवल पे बदलाव नहीं आता है। अगर सोशल इशू को एड्रेस करना है तो बॉटम अप अप्रोच जरूरी है। समझ गए? सिर्फ सरकारी ऑर्डर से बदलाव नहीं आता, लोगों के मन में बदलाव लाना पड़ता है। अगर हमने लोगों के मन में बिठा दिया, फिर लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लेकिन देखो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर से बोलूँगा, 11 बजे ट्विटर ट्रेंड में आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। #UPSC रिफॉर्म्स, इन हैशटैग्स के साथ आप ट्वीट कीजिए। इन हैशटैग्स के साथ में आप ट्वीट कीजिए और बताइए कि क्यों यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जो वीडियो है वो वीडियो आप देख सकते हो। तो अब डिस्कशन को एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं।